10वीं क्लास प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अध्याय 10। पहला आपका पॉइंट क्या कहता है, प्रकाश के बारे में बोलता है। तो क्या कहेंगे, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल यानी सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश परावर्तित कर देता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर आपका होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आपतित किरण आपतन दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपकी जो पॉइंट दिख रहा है आपतित किरण है। ठीक है, इनके बीच में जो दिख रहा है आपका ये क्या है, अभिलंब है। ये जो जाने वाली किरण क्या है, परावर्तित किरण है। यहाँ पे जो आपका आई वाला कोण बना है उसका नाम है आपतन कोण, जो यहाँ पर आर से बना है उसका नाम है परावर्तन कोण। तो यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 परावर्तित किरणें परिवर्तित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। चलिए, इसके बाद पॉइंट हम लोग क्या कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो यह यानी वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। अब यहाँ पर देखिए, आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। करता नहीं है लेकिन होता प्रतीत होता है, वो कि हो रहा है। अब क्या कहता है कि यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये था दोनों में क्या, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होते हैं, ये आप लोगों का क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने हैं, पढ़नी है ये क्या नाम है, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हम लोगों को पढ़नी है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका दर्पण दिख रहा है ना, ये वाली लाइनिंग, ये इसी का नाम है समतल दर्पण। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ कोई वस्तु है ए बी, क्या है, यहाँ कोई वस्तु है ए बी, इससे प्रकाश क्या हो रहा है, चल रहा है। चला, टकराया, फिर रिटर्न इसी पर क्या हो गया, चला, इसी पर रिटर्न फिर क्या हो गया, वापस भी आ गया। वापस भी क्या हो गया, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, जा रहा है फिर रिटर्न भी आ रहा है। ठीक। अब देखिए, इसके शीर्ष से क्या हो रहा है, प्रकाश यहाँ से आपका चल के ऐसे भी आ रहा है, आया, तो आने के बाद फिर यहाँ से परिवर्तित भी हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, परिवर्तित भी आपका हो जाता है। यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो प्रतिबिंब इधर नहीं बन रहा है, लेकिन इधर देखिएगा, किधर, इधर देखिए, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ आप देखिएगा तो यहाँ देखिए डैश 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 लाइनिंग गया है। ठीक है। ये जो लाइनिंग यहाँ टकरा के ऐसे गया था, ये पीछे की तरफ भी जा सकता है, प्रतीत हो रहा है जाता हुआ। तो यहाँ पॉइंट पर जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, इसका शीर्ष है ए डैश और यहाँ पर क्या आपका बी डैश है। जितना दूरी पर ही था ना वस्तु, उतना दूरी पर क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यू कहाँ है, यू को आप देख रहे हैं ध्यान से, तो यू देखिए, यू यहाँ दिख रहा है। तो यू की दूरी कहाँ से लोगी, यहाँ से लेकर के आपका बी तक हो जाएगी। ठीक है।
और इधर आपकी भी की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ इस बिंदु से लेकर कहाँ तक, आपका यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे भी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वस्तु कैसा, ये वस्तु का प्रतिबिंब है, इधर वस्तु रखा गया था, इसका प्रतिबिंब इधर आपका बना है। तो ये देखिए ऊपर बना है यानी क्या है, सीधा बना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहता है कि आभासी एवं सीधा। आभासी कहने का मतलब होता है दर्पण के पीछे बनना, दर्पण के पीछे बन, जैसे कि इधर बना है ना, तो ये दर्पण का पीछा बना है। कैसा बना है, सीधा बना है। कैसा बना है हम लोगों का, ये सीधा बना है। चलिए पॉइंट को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होती है। कहता है कि आभासी एवं सीधा होता है, बात क्लियर है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जितना दूरी इधर था उतना दूरी इधर भी होगा, जितना ऊंचाई इधर था उतना ऊंचाई इधर भी आपका होगा। इसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण से दूर होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन क्या है, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। इसका अनुभव आप लोग कब किए होंगे, जब आप चाहते होंगे दर्पण के पास अपने बाल को झाड़ने के लिए, यानी केस को झाड़ने, कंघी से झाड़ते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप जो सर पे कुछ लगा होगा उसको हटाने जाते हैं तो जाएंगे दायां भाग तो हो जाएगा वो बायां भाग में। इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, यानी दायां भाग बायां दिखाई देगा, बायां भाग दायां दिखाई देगा। क्लियर है पॉइंट। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि गोलीय दर्पण। देख गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो मान लीजिए क्या है आपका गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, अब इस सम का किए देखें, यहाँ से इसका जो भाग है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग काट लिया, इधर भी काटा इधर भी काटा, तो ये आपका क्या दर्पण हो गया, इधर हुआ, इसका तो केंद्र होता होगा। इसी को केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। यहाँ आपका क्या होता है, एफ। ये जो बीच की दूरी आप दिख रहा है, यहाँ और यहाँ से बीच की दूरी बराबर होता है, यहाँ तक भी दूरी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं आपका फोकस, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसी को मिटकाने के बाद यहाँ से इतना बनता है। ठीक है, और जो ये आप देख रहे हैं ये बोलते हैं दर्पण का द्वारक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे दर्पण का द्वारक, हम लोग बोल सकते हैं, जिसको हम आगे जाके क्लियर करेंगे, लेकिन इतना पॉइंट हम लोग को जानना जरूरी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देख लेते हैं। कहता है कि गोलीय दर्पण, क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण का जो क्या गुण होता है कि या तो अंदर की तरफ होगा या तो बाहर की तरफ वक्रित होगा। परावर्तक सतह या तो अंदर की ओर होगा या तो बाहर की ओर। देखिए कहने का मतलब ऐसे कह रहा है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, इसका है आपका अंदर की तरफ है। इसको आप देखिएगा तो इसका क्या है, ये उभरा हुआ यानी बाहर की तरफ है। इधर कलई किया जाता है, इधर हम लोग क्या करते हैं, इधर कलई हम लोग करते हैं। क्लियर है, ये वाली बात नहीं है। अब चलिए यहाँ पर तो हम लोग देख लिए। कहता है इसके बाद कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल है। देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं, अंदर की तरफ क्या है, वक्रित है। अब चलिए गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। यहाँ पर देखिए इसका जो तल देख रहे हैं क्या उठा हुआ है, यानी बाहर की तरफ क्या इसका निकला हुआ है तल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। क्या कहता है, गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। तो यहाँ पर देख बताया था आप लोगों को, यहाँ से ये सब बताया था।
इसको बोलते हैं द्वारक। m और n तक के बीच की दूरी को बोलेंगे द्वारक बोलेंगे। क्लियर। अब थोड़ा देखिए, ये आपका जो P वाला बिंदु क्या है, आपका ध्रुव। F जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं आपका फोकस, और जो C दिख रहा है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या। अब चलिए नेक्स्ट लिए हम लोग आगे पॉइंट को बारी बारी से देखते हैं। तो पहले एक पॉइंट में हम लोग का क्या कह रहा है कि ध्रुव के बारे में। तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को देख रहे हैं, इसको बीच बीच यहाँ पे इसका क्या है, ध्रुव है। इसको बोलते हैं हम लोग पी, इंग्लिश में बोलते हैं पी संकेत में बोलते हैं, इंग्लिश में होगा पोल, यानी हिंदी में बोलेंगे उसको ध्रुव। यहाँ जो पॉइंट है, ठीक है। ये कहता है कि यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से निरूपित किया जाता है। चलिए, तो पॉइंट हम लोग का हो चुका। उसके बाद जो पॉइंट हम लोगों का है मुख अक्ष के बारे में देखते हैं। कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ये देखिए P से लेकर के C तक की दूरी। कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले कि यही आपका क्या कर रहा है, इससे गुजर रहा है। ये जो लाइनिंग नीचे वाला देख रहे हैं, यही क्या होता है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजर रहा है। क्या हो रहा है, गुजर रहा है। तो कहता है गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। इसी पॉइंट को यहाँ पर कह रहा है, क्या होता है, ध्रुव पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, अभिलंब आपका होता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। कहता है वक्रता केंद्र के बारे में। तो गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। एक गोले का क्या होता है, भाग। यहाँ पर देखिए, अगर इस पॉइंट को भी आप मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। बात देख रहे हैं। कहता है कि गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र, यानी यहाँ बीचों बीच क्या होगा, इसका केंद्र आपका होगा। गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित होता है। क्या होता है, अक्षर C से आपका निरूपित होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहता है वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग पॉइंट कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। कहता है कि वक्रता त्रिज्या। तो कहता है कि गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। क्या होता है, इसे कैपिटल R से हम लोग सूचित करते हैं। थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल R से क्या करता है, सूचित करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कैपिटल R, ये देख रहे हैं ना, P से लेकर कहाँ तक, C तक की दूरी, इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। जो यहाँ तक पॉइंट हम लोग क्लियर। उसके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है कि त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर कैपिटल R से निरूपित किया जाता है। अब कहता है द्वारक। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे mn से सूचित किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो देख रहा है, ये यहाँ तक प्रवर्तक पृष्ठ का यहाँ पर जो व्यास आप देख रहे हैं m और n दर्पण का क्या कहलाएगा, आपका द्वारक कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब चलिए, कहता है नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कहता है एक मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती है या परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इस पॉइंट को भी जान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ये आपका दर्पण हो गया, ऐसे हो गया। बोला क्या था, यहाँ पर C बोल दीजिए, बोल सकते हैं। यहाँ पर आपका F हो जाएगा। कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद ये फोकस से होती हुई जाती है। इसी बात को यहाँ पर बोला है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कहता है ध्रुव तथा फोकस, ध्रुव ये आपका ध्रुव P वाला है, फोकस क्या है आपका F वाला। इन दोनों के बीच जो गैप है उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। इसे कैपिटल F से निरूपित किया जाता है। अब थोड़ा पॉइंट देख लीजिए। कहता है छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इसे हम सूत्र से कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं कैपिटल R बराबर आपका टू कैपिटल F। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी आपकी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। बात क्लियर है? अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या कहता है, देखिए ध्यान से। कहता है कि अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम बताइए। कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आपका तो मुख्य क्या है? मुख्य अक्ष है। इसके समानांतर जो किरण यहाँ पर क्या हो रही है? चल रही है। चलने के बाद परिवर्तन होने के बाद कहाँ से जाती है? यहाँ पे F से होकर इधर जाती है। इसको बोलते हैं मुख्य फोकस हम लोग बोलते हैं। ऐसा हो गया। यहाँ जो आप लोग C देख रहे हैं, C से डैश 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 ऐसे आ सकता है, तो इसको बोलते हैं I बराबर क्या बोलेंगे? R हम लोग बोल सकते हैं। उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट हम लोग कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते। देखिए उसके उल्टा बोला है। क्या बोला है? कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजर। देखिए यहाँ जो ये मुख्य फोकस हम लोग का है, इससे क्या हो रही है? मुख्य फोकस से प्रकाश जा रही है, जा करके गुजर रही है। गुजरने के बाद टकरा करके ये क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहाँ उस पॉइंट का क्या उल्टा है, ठीक है, कि मुख्य अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के पास क्या हो जाएगी? दर्पण के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे गया। क्या आप देख रहे हैं कि ऐसे आया प्रकाश, ऐसे निकल गया, समानांतर निकल गया। यहाँ पर जो पॉइंट आप देख रहे हैं C वाला, ये डैश डैश वाला, I बराबर R हम लोग कह सकते हैं। उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। इसके बाद तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, देखिए। कहता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जुड़ने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। तो कहता है कि वक्रता केंद्र आपका ये C है। C से क्या हो रही है? प्रकाश आ रही है, आ करके दर्पण से टकराया, और टकरा करके इसी पथ पर पुनः वो क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। ठीक है, सिंपल सा थ्योरी था। अब देखिए इसके नेक्स्ट में क्या बोल रहा है आपका, थोड़ा सा इसको जूमिंग कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। कहता है पॉइंट नंबर 4 कि अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित हो जाएगी। यानी आपतित तथा परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाएगी। ध्यान से देखिए इस पॉइंट से यहाँ से आ रही है, आया और P पर गया, P पर से फिर उसी दिशा में ऐसे मतलब टकरा करके जितना कोण से आया था उतना ही कोण से क्या हो गया? निकल भी गया। यही इस पॉइंट की यहाँ पर चर्चा की गई है। अब थोड़ा जो हम लोग ऊपर पढ़े थे उसी पॉइंट को नीचे हम लोग इसको तनी भाषा में हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा इसको जूमिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है हम लोगों का कि अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो किसके लिए बता रहा है? अवतल दर्पण के लिए। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण में बीम कहाँ होगा? बीम यानी वस्तु को कहीं रखना। तो बीम कहाँ रख रहे हो? अनंत पर रख रहे हो, तो ये कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। इसका साइज क्या है? बिंदु मात्र। साइज क्या है आपका? बिंदु मात्र का बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। और इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी?
वास्तविक तथा क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। अब एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि अनंत पर, देखिए यहाँ पर जो ए आपको दिख रहा है इससे भी दूर वस्तु यहाँ पर इधर रखा गया है, बी देख रहा है इधर भी क्या, इधर इससे यहाँ पर दूर ही अनंत पर रखा गया है। तो इससे जो प्रकाश की किरण चली ऐसे चली टकरा करके ऐसे आपका फोकस होकर यहाँ पर चली आई। अब देखिए इस यही भी प्रकाश इधर से आ रहा है अनंत से, आ करके टकराया ऐसे आपका निकल गया। तो यहाँ जो पॉइंट पर कटिंग कर रहा है यहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। बिंब कैसा बनेगा, तो कहता है कि वस्तु कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। कैसा बनता है, बिंदु साइज का, अत्यधिक छोटा। वास्तविक तथा उल्टा यहाँ पर इसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। अब थोड़ा हम देखते हैं दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कहता है। दूसरा पॉइंट हम लोग कहता है कि देखिए 2 नंबर पॉइंट को देखिए, सी से परे यानी सी से दूर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी आपका दिख रहा है, तो सी से परे यहाँ पर दिख रहा है आपका ए, क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है ना। तो ये आपकी वस्तु है, यहीं पर रखा गया, कहाँ रखा गया है, सी से परे। तो ये प्रकाश चला ऐसे टकराया, दर्पण से परिवर्तित किया और कहाँ चला गया, ये फोकस से होकर के आपका निकला। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से इसके शीर्ष से क्या होगी, प्रकाश चलने के बाद इससे परिवर्तन किया और ऐसे आपका इस तरह से निकल गया। तो निकलने के बाद यहाँ एक दूसरे को क्या कर रहा है, कटिंग कर रहा है। तो यहाँ ये आपका प्रतिबिंब की क्या हो जाएगी, यहाँ आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि सी से परे कहाँ रखिएगा, सी से परे रखिएगा। तो क्या कहता है कि एफ तथा सी के बीच, सी से परे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, एफ तथा किसके बीच, सी के बीच। एफ तथा सी के बीच, ये आपका क्या था, एफ था, और इसके बीच में क्या था, इधर आपका सी था। तो कहाँ बनेगा, एफ तथा सी के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जो इधर प्रतिबिंब बना है उल्टा बना है, तो ये आपका कहेंगे इसको क्या, वास्तविक और उल्टा आपका बना है। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट में कहता है 3 नंबर पॉइंट में कहाँ रखा है, सी पर। कहाँ रखा है, वस्तु रखा है यहाँ पर रखा। तो इससे प्रकाश चला, दर्पण से परिवर्तन किया और ऐसे इसका लौट गया। फिर जैसे प्रकाश ऐसे चला और यहाँ आकर इसको लौट, एक दूसरे को क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर ही लोग कर रहे हैं। तो इसका यहाँ पर प्रतिबिंब ऐसा इस प्रकार से बनेगा। तो इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे, कह रहा है कि सी पर रखने पर सी पर ही बन जाएगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। साइज क्या होगी, समान साइज का। वास्तविक तथा क्या होगा, उल्टा आपका बनेगा। ठीक है, हम तीसरा पॉइंट जानेंगे। तीसरा पॉइंट के बाद हम चलते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम लोग क्या है, चौथा पॉइंट हम लोग कह रहा है कि यहाँ पर अब देखिए वस्तु को कहाँ रखना है, सी तथा एफ के बीच रखना है। कहाँ रखना है, सी तथा एफ के बीच। तो ये देखिए ये हम लोग का सी है, ये हम लोग का एफ है, इसी के बीच वस्तु यहाँ पर रखा गया है। तो प्रकाश चला, टकराया, फोकस से होकर निकल के ऐसे आ गया। अब इधर से प्रकाश ऐसे चला चल कर के इस प्रकार से यहाँ आपका निकल गया। यहीं इसका कटिंग हो रहा है, तो यहीं पे ये क्या होगी, ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगी। तो इसके बारे में देखिए ऊपर क्या चर्चा कर रहा है कि सी तथा एफ के बीच रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सी से परे का होने का मतलब सी अगर यहाँ है तो सी से इधर दूर आपका बनेगा, इधर घसकता चला जाएगा। बीम को दाएं घसकाएंगे तो प्रतिबिंब उसका बाएं घसकते चला जाएगा। अब क्या कहता है कि सी तथा एफ के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से परे यानी सी से दूर बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और आकार इसका होगा प्रकृतिक उसकी वास्तविक तथा उल्टा होगी। अब कहता है कि एफ पर रख दो। कहाँ रख दो, आपका जो पॉइंट अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि एफ पर रख दो। तो एफ देखिए यहाँ पर एफ पर रख रहा है, तो यहाँ पर देखिए वस्तु कहाँ रखा, ये आपका सी था, ये पी था, ये आपका एफ था। तो कहता है कि एफ पर वस्तु को रख दो। यहाँ देखिए वस्तु को आपका रखा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रकाश ऐसे चला और इसके फोकस से होकर इसे चला गया, डैश 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 अनंत तक चला गया। अब देखिए
इसके आगे देखिएगा तो ये तो अब यहाँ से कैसे जाएगा, ऐसे, और इधर भी आपका जाएगा, कहाँ जाएगा, डैश डैश तक जाएगा। ठीक है, तो ये डैश डैश जो जाएगा इधर क्या हो जाएगा, समानांतर आपका निकल जाएगा, यानी अनंत पर जाएगा। कहाँ बनेगा इसका, अनंत पर। देखते हैं, कहता है कि अगर वस्तु कहाँ रखिएगा, एफ पर रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यधिक बारा। इधर जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या, और इधर जो प्रतिबिंब अनंत की तरफ बन रहा है, क्या बन रहा है, अनंत। देख रहे हैं, डैश डैश बढ़ा दिया है ना, तो ये कहाँ बनेगा, ये अनंत पर बनेगा। और एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और हम इसको ध्यान से देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूमिंग आउट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। हाँ देखिए, अब एक सेकेंड, थोड़ा इसको हम देख तो लेते हैं, प्रतिबिंब अंतिम पॉइंट को देखना है। तो अंतिम पॉइंट में क्या हम लोगों का कहता है कि पी तथा एफ के बीच बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका पी है और आपका ये क्या है, एफ के बीच रखना है। क्या करना है, 1 मिनट, ये तो पॉइंट आपकी नहीं है, यहाँ पर इधर है। क्या कहता है कि पी तथा एफ, यहाँ पर देखिए, ये आपकी, ये तो जूमिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए, ये आपकी यहाँ इधर पी है, इधर पी है, इधर क्या आपका एफ है। वस्तु कहाँ रखा गया, इधर रखा गया, ये एफ तथा पी के बीच रखा गया है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये देखिए ये बीम है, तो इससे क्या हो गया, प्रकाश आपका ऐसे चला, फिर रिटर्न ऐसे भी आपका आ गया, और काल्पनिक पीछे भी इधर जा सकता है। इधर देखिए, ऐसे प्रकाश ऐसे चला, ऐसे गया, टकरा के इधर भाग गया। अब इसकी मिलान और इसकी मिलान तो हो नहीं सकती, तो हम इसको पीछे की तरफ बनाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, और यहाँ से पॉइंट था डैश डैश करके ये पीछे भी मिलाएंगे, तो पीछे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और प्रतिबिंब पीछे ही हम लोग इस कंडीशन में बनेगा। पीछे कब बनता है, जब हम लोग बीम को कहाँ रखते हैं, पी तथा एफ के बीच रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। यही एक शर्त है जो दर्पण के पीछे बनेगा, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। थोड़ा इस पॉइंट को हम लोग इधर भाषा की तरफ में देख लेते हैं। तो भाषा में क्या कहता है कि पी तथा एफ के बीच रखिएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, विवर्धित, आभासी तथा सीधा। ये कंडीशन में आभासी तथा क्या बनेगा, आपका सीधा बनेगा। यही एक इसकी कंडीशन है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, पॉइंट में चलते हैं। क्या कहता है कि अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग में क्या कहेंगे, कहता है कि सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि क्या कर रहा है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तीसरा पॉइंट, इन्हें प्रायः चेहरे का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। चेहरे का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके पॉइंट देखते हैं। कहता है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अवतल दर्पण। क्या देखते हैं, अवतल दर्पण। कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे चल करके ऐसे रिटर्न ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसके डैश हम पीछे ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये जो ये आप देख रहे हैं, ये वाली लाइनिंग ऐसे भी हो सकती है। ये कहाँ, जिसको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मुख्य फोकस हम लोग बोलेंगे। तो इसी पॉइंट के बारे में यह बताया है। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखते हैं। कहता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये प्रकाश किरण ऐसे चल के आई
दर्पण से टकरा करके क्या मुख अक्ष के क्या हो गया, ये मुख अक्ष है, इसका क्या हो गया, समानांतर चला गया। इसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, यहाँ आपका मुख अक्ष, यहाँ पर मुख फोकस आपको बता रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए कहता है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। ये देखिए यहाँ से क्या, ये चला डैश कहाँ तक जा सकता था, वक्रता केंद्र तक जा सकता था, ऐसे गया, टकराया और इसी दिशा में क्या हो गया, वापस भी लौट गया। 4 नंबर पॉइंट को देखिए, कहता है कि उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख अक्ष से तिर्यक रेखा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित हो जाती है। आपतित किरण परिवर्तित किरण आपतन बिंदु मुख अक्ष के समान कोण बनाती है। ऐसे आया, ऐसे टकराया, चला गया, जो आई का कोण बन रहा है वही आर वाला कोण, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। थोड़ा इस नीचे की तरफ हम लोग कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो क्या कह रहा है पॉइंट, देखिए ध्यान से। कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति अपेक्षिक आकार के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। कहता है कि बीम की स्थिति, बीम कहाँ रखिएगा, ठीक है, ये कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, बीम कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कहता है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 कहता है कि अनंत पर अगर बीम की स्थिति रखते हैं, अनंत पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में आपकी बता रहा है। कैसा होगा, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होगा। कैसा बनेगा जी, आभासी तथा सीधा आपका बनेगा। एक और पॉइंट बोल रहा है कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच अगर आप किसको रखते हैं, बीम को रखते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो कहता है कि P तथा F के बीच दर्पण के पीछे आपका बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा आपका बनेगा। थोड़ा हम इसको देखते हैं यहाँ पर फिगर के द्वारा। देखिए इसी बात की चर्चा किया था ना। कहता है कि अनंत पर वस्तु, देखिए यहाँ पर क्या है, अनंत पर आपका रखा गया, इससे प्रकाश चला टकराया और इधर चला गया। इधर भी देखिए, इधर से प्रकाश चला टकराया, इधर भी चला गया, और ये जो बीचे बीच जा रहा है ये टकराएगा, फिर रिटर्न इसी में आपका वापस आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग क्या देख रहे हैं हम लोग कि इधर तो इसकी मिलान हो नहीं रही है, तो मिलान होगी कैसे, ये इसको काल्पनिक इधर पीछे की तरफ हम लोग बढ़ा सकते हैं। जो ये पॉइंट यहाँ टकरा कैसे आया, इसके पीछे भी इसे काल्पनिक हम लोग कह सकते हैं कि जा सकता है। कहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपका F पर मिलेगा। इसी की चर्चा पॉइंट नंबर 1 में आपको बोला था। ठीक है, यहाँ आपका बन रहा है, तो इसको थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं भाषा के थ्रू। कहता है कि अनंत पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पर अनंत पर रखा गया है, तो कहाँ बनेगा, दर्पण के फोकस पर दर्पण के पीछे, यहाँ बना फोकस पर बना, दर्पण के कहाँ बना, पीछे बना। क्या बना, अत्यधिक छोटा बना, आभासी तथा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। इसी की चर्चा यहाँ पर किया था। अब देखिए पॉइंट नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। 2 में क्या था, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखिए। तो ये आपका इधर जो आप देख रहे हैं बीम रखा गया है, ठीक है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव, ये देख रहे हैं ये P, ये दर्पण का क्या होता है, ध्रुव। इसी के बीच हम लोग अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत आपका इधर होगा, इधर आपका डैट इसके बीचों बीच रखा गया है। कहाँ रखा गया, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीचों बीच रखा गया। तो ध्यान से देखिएगा, इसके शीर्ष से प्रकाश क्या हो गया, ऐसे आपका चला और टकरा करके ऐसे आपका चला गया। अब देखिए फिर ये ऐसे चला टकराया, फिर रिटर्न ऐसे लौट गया। इसके शीर्ष से जो प्रकाश चल रहा है, शीर्ष देखिए ऐसे आ गया, ये डैश आएगा पीछे की तरफ, ठीक है। और ये जो लाइनिंग इसे भाग रहा है तो प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा, तो डैश वाली लाइनिंग को पीछे की तरफ हम लोग चलेंगे। तो इसको क्लीन देख लेते हैं, इसी को चर्चा किया गया। जो ऐसे बन रहा है ये डैश लाइनिंग आपकी इधर जाएगी, ठीक है।
और एक जो ऐसे आ रहा है ये आके यहाँ पर एक दूसरे को कटिंग करेगा, यहीं पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा जी, तो कहता है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखिएगा तो P तथा F के बीच दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। क्या बोला, P तथा F के बीच दर्पण के पीछे आपका बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी तथा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। चलिए इसके बाद चलते हैं उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कहता है कि उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में, वाहन कहने का मतलब कार, बस, ट्रक ये सब की हो जाएगी। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसीलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा इसको देखिए। कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए चीन परिपाटी नियम। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये पढ़ जाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई हम लोग को त्रुटि नहीं होगी। देखिए क्या कहता है, कहता है 1 नंबर पॉइंट में बीम हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। ये बीम जो ये आप देख रहे हैं खड़ा है, ये क्या होता है, दर्पण के हमेशा बाईं की तरफ, देखिए ये बाईं की तरफ रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर अपसरित होगी। इससे क्या होगी, बाईं की तरफ क्या प्रकाश क्या होगी, अपसरित होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, सभी दूरियां, नीचे नापो तभी ध्रुव से नापेंगे, ऊपर तभी ध्रुव से, दाएं नापेंगे तभी ध्रुव से, बाएं नापेंगे तब भी क्या करेंगे, ध्रुव से ही मापी जाती है। ठीक है, इसके पॉइंट को देखते हैं। हम कहता है कि मूल बिंदु के बाईं ओर, ये आपका मूल बिंदु के क्या हो गया, बाईं, यानी बाईं इधर कह रहा है, बाईं ओर क्या कहा, मूल बिंदु के, सॉरी 1 मिनट, क्या कहता है इसमें, कहता है कि मूल बिंदु के दाईं, मूल बिंदु के दाईं आपकी इधर बोलेगा, इधर आपका बोलेगा। तो क्या बोला है कि मूल बिंदु की दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक मानी जाती है। जबकि मूल बिंदु की बाईं यानी आपकी इधर की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट आपसे कह रहा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की मापी जाने वाली दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। इसके नेक्स्ट चलते हैं। 5वां पॉइंट कहता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक, यानी नीचे की तरफ इधर आपको बोल रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए जो आप ऊपर की दूरी नापेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, नीचे नापेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इधर नापेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, इधर नापेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में आपका हो जाएगा। इसको निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, इसके द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कहता है कि बीम की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक, हमेशा बीम की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, यानी यू का जो मान लिया जाएगा हमेशा क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। अब कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इस पॉइंट को आप नोट रखिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक कहने का मतलब किस में होती है, माइनस में होती है।
अब कहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ये भी याद करने वाली आपकी पॉइंट है। देखिए अवतल, अवतल यानी तल धंसा है यानी ऋणात्मक काम करेगा। उत्तल, ये तल यानी उठा है यानी ऊपर ऊपर उठा हुआ आदमी क्या होता है, धनवान होता है। तो उत्तल बोलेगा तो बोलेंगे धनात्मक फोकस दूरी, अवतल बोलेगा तो क्या बोलेंगे, ऋणात्मक, आपको इसको फोकस दूरी बोल देंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग कह रहा है कि दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र हम लोग क्या हो जाता है, कहता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। देखिए v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब होता है बिंब की दूरी, f बराबर होता है फोकस दूरी। अब हम लोग आवर्धन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कहता है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको हम लोग आवर्धन को संकेत में m बोल सकते हैं। तो क्या बोला, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई आपका होता है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, h डैश बटा आपका h हो जाता है, जो कि आपके यहाँ दर्शाया है। अब इसको थोड़ा आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो कहता है कि m बराबर hi बटा h0 या ho बोलेंगे, ho ही बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि आवर्धन बराबर क्या बोला, माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू। इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर बोला था, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एम के बराबर क्या दिखा रहा है, आई बटा एच ओ, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस भी बटा यू। ये आपस में किसके बराबर है, एम के। तो एम के आपस में ये बराबर हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर भी हो जाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ इस शर्त को आपको दिखा दिया गया है। थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि यदि एम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। क्या, ध्यान से देखिए, अगर एम का मान यानी आवर्धन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। यदि एम धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगी, आभासी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आभासी आपकी हो जाएगी। देखिए ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। ऋणात्मक कहने का मतलब कर्जा होता है। जब आप कर्जा में पढ़ते हैं ना, तो आपकी वास्तविकता समझ में आती है कि आप कितने पानी में हैं। तो ऋणात्मक होगा तो आपकी वास्तविकता का पता चल जाए कि आपके पीछे कौन है कौन नहीं है। अब देखिए, यदि आपके पास एम क्या है, धनात्मक है, एम यानी आवर्धन आपका प्लस में है, तो प्रतिबिंब क्या निकलेगी, आभासी निकलेगी। जब आप धनवान होंगे तो एक से काल आपको सपना आएगा, आप आभासी करेंगे, कल्पना करेंगे कि ये होता वो होता, उसी को बोलते हैं आभासी। तो एम जब होगा ऋणात्मक तो क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब आपकी होगी वास्तविक। क्या होगी, आपकी हो जाएगी वास्तविक। अगर एम का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब आपका आभासी होगी। इसलिए आप इसको पॉइंट से पकड़ लिए होंगे। अब कहता है कि यदि एच आई बराबर एच ओ हो तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एक। क्या हो जाएगा, एक। कहता है एक से प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होगा। अगर एम बराबर एक हो जाएगा तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बिंब के आकार का हो जाएगा। एच आई बड़ा होगा एच जीरो से, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पर एम जो क्या है, बड़ा है एक से, तो क्या कहता है कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा हो जाएगा। जो उसका किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, बिंब से बड़ा बन जाएगा। अगर इस हालत में देखिए, अगर एम क्या हो जाता है, एक से छोटा हो जाता है, यहाँ पर देखिए एम क्या हो जाता है, एक से छोटा हो जाता है, यानी एक बड़ा हो जाता है, एम क्या हो जाता है, छोट हो जाता है, तो प्रतिबिंब जो होगा बीम से छोटा होगा, यानी जो उसका फोटो बनेगा ना वो बीम से क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, जब एम बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो इसमें आप क्या कहिएगा कि बी प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार का हो गया।
प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार के बराबर आपका हो गया। अगर m का मान क्या हो गया, m का मान 1 से 12 हो गया, 1 से 12 हो गया, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलिएगा कि जो आपका प्रतिबिंब बीम से 12 होगा, जो फोटो बनेगा वो क्या होगा, वस्तु से 12 बन जाएगा। अब जो बोलता है कि m जो क्या हो जाएगा 1 से आपका छोट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब बीम से छोटा हो जाएगा, यानी वस्तु से उसका फोटो क्या बनेगा, छोटा बन जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कहता है कि समतल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, हमेशा 1 होता है। प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। समतल दर्पण का जो +1 होता है, ठीक है, आवर्धन आपका +1 होता है, लेकिन प्लस चिन्ह क्या दर्शाता है, कहता है कि प्लस का चिन्ह यानी साइन आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है। ठीक है, एक दर्शाता है, एक क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार के बराबर है। यहाँ पर प्लस तो दर्शा रहा है कि आभासी प्रतिबिंब को, और एक क्या दर्शा रहा है, एक दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार के क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। कहता है कि यदि m बराबर +VE होगा, m अगर प्लस में होगा, m का आवर्धन यानी आवर्धन क्या होगा, प्लस में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी 1 से छोटा, 1 से क्या हो जाएगा, 1 12 हो जाएगा, m का आवर्धन क्या हो जाएगा, छोट हो जाएगा 1 से, तो इसमें प्लस वाले में क्या बोलेंगे कि ये दर्पण कौन सा है, तो उत्तल है। क्या है, उत्तल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आवर्धन आपका प्लस में है, लेकिन एक m का हो जाएगा 1 से 12 हो जाएगा, m का मान जो 1 से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कौन सा दर्पण आपका हो जाएगा, अवतल आपका हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि यदि m बराबर क्या कह रहा है, यदि m बराबर -VE है तो दर्पण क्या होगा, आपका अवतल है। आप पहचान सकते हैं क्या हो जाएगा, दर्पण क्या हो जाएगा, आपका अवतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ तो हम लोग पॉइंट देखेंगे, ये वाले पॉइंट हम लोगों को पढ़नी ज़रूरी है। क्या कहता है आपसे, कहता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यानी जो जिस वेग से चलता है ना, उसके वेग की चाल क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, यानी बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, क्या बोलिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब चलिए प्रकाश का अपवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसको क्या होता है, एक नंबरिया में पूछ लेता है। तो क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। विस्थापित कहने का मतलब जितना उसका गहराई है उससे कुछ उठा हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरा पॉइंट कहता है पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। अगर पानी में आप किसी छड़ को डाल दीजिए, छोलनी को डाल दीजिए, करछुल को डाल दीजिए बाल्टी में, उसमें पानी रहना चाहिए, तो क्या होगा, पानी के पृष्ठ और जो वस्तु रखे तो उससे क्या हो जाएगा, वो टेढ़ी मुड़ी हुई दिखाई देगा। किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अब कहता है कांच के गिलास में पड़े नींबू का वास्तविक आकार से 12 प्रतीत होता है। अगर कांच के गिलास में एक नींबू आप रखे हैं, नींबू है, तो क्या होगा, वास्तविक आकार से 12 दिखाई प्रतीत होगा। अब कहता है कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लेब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होता है। किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। थोड़ा इस पॉइंट को हम लोग और देखते हैं गहराई से। थोड़ा इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो कहता है इसमें कि कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन। देखिए यही आपकी कांच की क्या है,
स्लेब है। कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? कांच की स्लेब है। अब क्या हो रहा है? इससे देखिए, ये प्रकाश ऊपर पहले था, यहाँ से चल रहा था। चलने के बाद ये बीच में क्या है, ये अगर चलता तो ऐसे 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 आपका सीधे लाइनिंग में निकल जाता। लेकिन ये जो ऊपर के जो वातावरण था अलग था, कांच में एंट्री किया, तो इसका झुकाव क्या हो जाएगा? झुक झुक के सर चलेगा, विलम्ब से क्या होगा? झुक झुक के चलेगा। बाहर निकलते अपनी दूरी क्या होगा? भागेंगे, एकदम दूरी एकदम बढ़ा लेगा। तो थोड़ा इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, देख लिए यहाँ पर। और कोई पूछेगा आदमी क्या कि प्रकाश क्या होगा? प्रकाश अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर क्या हो जाएगा? झुकेगा। अगर वही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अविलंब से दूर भागेगा। इसी पॉइंट को यहाँ बताया गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। इसकी चर्चा ऊपर हम लोग की। देखिए ऐसे, ये आपका क्या हो गया? ये आपका दर्पण हो गया, ठीक है। ये यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण थी और यहाँ से जाने वाली थी, ऐसे और ऐसे। अब इस दोनों को बांटने वाला क्या? ये आपका अभिलंब है। तीनों क्या आते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में यानी एक ही बिंदु पर यहाँ पर आपका स्थित होते हैं। इसी पॉइंट को यहाँ बताया गया था। तो क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। ये पॉइंट को हम लोग देख लीजिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसको बोलेंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। कहता है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? एन बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। थोड़ा यहाँ पर देखिए, एन 21 बोला है। क्या बोला है? एन आपका 21। तो क्या बोलेंगे? माध्यम 2 का माध्यम एक के सापेक्ष, ये दो पहले है तो 2 को बोलेंगे या 1 के सापेक्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? V1 बटा V2 हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 12 बोला है, तो माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक ये यहाँ पर दर्शा रहा है। जो अंत में है 12 है, 2 है तो 2 को बोलेंगे 2 के सापेक्ष, और अंत में यहाँ पर 1 है तो बोला गया है 1 के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 के सापेक्ष तो 1 ऊपर हो जाएगा, 2 वाला नीचे हो जाएगा। 12 देख रहे हैं ना कैसे लिखाएगा? यहाँ पर आपका 21 बोला है तो 12 यानी ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर बोला था 12 तो 21 वाला 2 ऊपर 1 आपका नीचे हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा क्लीन करके देख लेते हैं। यहाँ बोला 21, क्या बोला है? 21। तो यहाँ पर देखिए 21 यहाँ पर लिखा है ना 21 आपको लिखा है, तो इसका उल्टा पीछे से 1 हो जाएगा ऊपर, यानी V1 बटा हो जाएगा आपका V2। यहाँ पर देखिए 12 बोला है तो यानी यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा ऊपर, 1 वाला हो जाएगा नीचे, यानी यहाँ पर बोला गया है 2 के सापेक्ष, यहाँ बोला गया 1 के सापेक्ष आपको बोला गया। इस पॉइंट को आप समझ लिए। नीचे पॉइंट हम लोग देखते हैं। नीचे पॉइंट कहता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, माध्यम 1 है जो निर्वात हो या वायु हवा है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो n बराबर क्या बोला? C बटा आपका V बोला है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा पॉइंट हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं। तो नीचे हम लोग का पॉइंट क्या हो जाएगा? देखिए बता रहा है, कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक
हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, ऐसा लिखना चाहिए इसको। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका तात्पर्य है यह है कि ऐसे 2.1 लिखने से 42, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 1/242 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रकाशिक सघन माध्यम क्या है। प्रकाशिक सघन माध्यम क्या है? तो दो माध्यमों की तुलना करते समय अत्यधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन कहलाएगा। जैसे हवा वाला माध्यम है, कांच वाला माध्यम है, तो सघन माध्यम कौन कहलाएगा? कांच वाला। हवा वाला के सापेक्ष कौन कहलाएगा? सघन माध्यम, तो कांच वाला कहलाएगा। दूसरा कहता है कि प्रकाशिक विरल माध्यम। प्रकाशिक विरल माध्यम के बारे में क्या कहेंगे? दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम कहलाएगा। दो माध्यम है जिसमें क्या होगा, जिसका अपवर्तनांक कम वाला होगा उसको बोलेंगे विरल, और जिसका अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा, उसको बोलेंगे सघन माध्यम वाला हम लोग बोल सकते हैं। अब कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। यानी जब विरल से कहाँ जाएगा? सघन में जाएगा, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, और क्या हो जाए? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रखा है? ये आपका विरल माध्यम था, इधर इससे प्रकाश होके गया, कहाँ गया? ये माध्यम जो बोल रहा है सघन में गया। अगर ये सघन में नहीं गया होता तो देख रहे हैं डैश डैश पॉइंट वाला, इसी से होकर सीधे निकल जाता, लेकिन ये गया है सघन माध्यम में, तो ये आपका अभिलंब है। क्या है? ये जो लाइन देख रहे हैं सीधी वाली डैश वाली, क्या है? ये आपकी अभिलंब है। देख रहे हैं तो अभिलंब की ओर क्या हो रहा है? ये झुक झुक के क्या हो रहा है? ये चल रहा है। तो इसी बात को ऊपर बताया गया था। क्या बताया गया था? कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। देख नहीं रहे, भागता इधर से, इधर झुक झुक के भागा है, ठीक है, तो धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक करके जाती है। इस पॉइंट को आप समझ गए। अब इसके नेक्स्ट एक और पॉइंट कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहाँ जाती है? यानी बरियार माध्यम से कमजोर माध्यम में जाती है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यह अभिलंब से दूर हट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये था सघन माध्यम। अब देखिए ये अब नीचे जो आप देख रहे हैं क्या है? विरल माध्यम है। अब इसमें प्रकाश ऐसे गया तो सीधी नहीं, देखिए एकदम दूरी से भाग रहा है, ये भागा ना, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है हम लोगों का कि गोलीय लेंस कैसे कहते हैं? दो तलों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है, लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा हम लोगों का? लेंस कहलाएगा। फिर से कहता है गोलीय लेंस किसे कहते हैं? दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है, लेंस कहलाता है। अब देखिए लेंस के क्या होगा? लेंस के दो प्रकार हो जाएंगे, एक बोलेगा उत्तल लेंस, दूसरा बोलेगा अवतल लेंस। अब देखिए ये आपका जो फिगर दिख रहा है ये आपका उत्तल लेंस वाला आपका है। ये जो देख रहे हैं ये किनारे पर क्या है? चौड़ा है, बीच में क्या दिख रहा है? ये पतला दिख रहा है। तो ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। तो कहता है उत्तल लेंस में यह किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा। यहाँ पर देख रहे हैं बीच में क्या होगा? मोटा। किनारा यह है, इसका अपेक्षा बीच में क्या है? मोटा है। ये कहता है यह बीच की अपेक्षा किनारे पे क्या होता है? मोटा होता है। यहाँ पर देख रहे हैं किनारा पर क्या है आपका? मोटा है, बीच में क्या है? पतला है। अब कहता है इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी। उत्तल को बोलते हैं अभिसारी, अवतल को बोलते हैं अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी। तो इस बात को जान गए कि उत्तल को क्या बोलते हैं? अभिसारी, अवतल को बोलते हैं अपसारी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हम लोगों का
के कहता है कि उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख बनाने के नियम। तो कहता है बीम के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी ओर, इस साइड नहीं गुजरेगा, दूसरी ओर गुजरेगा। जैसे देखिए यहाँ तो ये क्या होता है, लेंस में दो फोकस इधर भी होते हैं, इधर भी आपका होते हैं। लेंस में आपका दो फोकस, इधर का नाम है F1, उधर का नाम है F2, देख रहे हैं। तो लेंस में दो फोकस, एक आपका F1 और F2 होता है। तो कहता है कि बीम से मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए बीम से, ये देख रहे हैं कोई बीम इधर था, मुख्य अक्ष क्या समानांतर चल रहा है। तो मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर, लेंस के ये दूसरी ओर क्या कहते हैं, मुख्य फोकस से गुजरती है। इसी बात को यहाँ चर्चा किया है। दूसरा पॉइंट कहता है हम लोगों का कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। यहाँ पर देखिए ये जो हो रहा है मुख्य अक्ष से गुजर रहा है, गुजरने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे जाता, जाने के बाद दूसरी ओर क्या हो रही है, इधर मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष के समानांतर यह किरण क्या होती है, निकल जा रही है। इसी पॉइंट को यहाँ ऊपर बोला गया है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के, यानी बिना किसी मुड़ाव के निकल जाती है। देखिए यहाँ पर ये आपका मुख्य अक्ष है, इससे प्रकाश सीधे आ रहा है, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र यहाँ O है, इससे आया, टकरा करके फिर इसी दिशा में लौट गया। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे आया वैसे ही क्या हो गया, निकल गया। तो इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। कहता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, यानी टकराने के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। तो ये निकल आपका जा रही है। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से देख लेते हैं। कहता है कि क्रम बोला है कि बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का अपेक्षित आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि अनंत पर कोई वस्तु है, कहाँ है, अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा आपका, F2 पर बनेगा। अब देखिए अत्यधिक छोटा बनेगा, क्या बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, आभासी तथा उल्टा। अब देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कि वस्तु कहाँ है, F2 2F1 से परे, 2F1 से परे यानी उससे दूर, 2F1 से दूर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि 2F1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा, समान साइज का बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। चौथा पॉइंट कहता है कि F1 तथा 2F1 के बीच अगर रहेगा तो कहाँ बनेगा, 2F2 से परे बनेगा। कैसा बनेगा, आवर्धित बनेगा। इसकी चर्चा नीचे करेंगे। कहता है कि वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फोकस F1 पर है तो कहाँ, अनंत पर बनेगा, अत्यधिक विवर्धित बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फोकस F1 तथा केंद्र O के बीच रहेगा तो क्या होगा, जिस और बीम है लेंस की उसी ओर बन जाएगा। कहता है कि 12 बनेगा, आभासी तथा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। चलिए इस पॉइंट को नीचे हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या बोला है कि अगर अनंत से कोई किरण आ, देखिए यहाँ पर ये आपका मुख्य अक्ष है, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है। ये देखिए पहला देखिए ये अनंत से आ रही है, कहाँ से आ रही, टकराया, परिवर्तित किया और कहाँ गया, F2 पर आपका चला गया। ठीक इसी प्रकार एक और प्रकाश चला, क्या होगा, एक और प्रकाश चला, ये ऐसे चला, ये भी टकराया, टकरा करके F2 पर मिला। ये नीचे से भी देखिए ऐसे आ रहा है, टकराया फिर यह गया, इधर से भी आके टकराया, ऐसे गया, कहाँ मिल रहा है आपका, तो आपका F2 पर मिल रहा है। तो ये बोला है कि अनंत से आएगा तो कहाँ बनेगा, आपका F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा तथा आभासी उल्टा बनेगा। क्लियर है पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखते हैं।
दूसरा पॉइंट में किसकी चर्चा कर रहा है? दूसरा पॉइंट हम लोगों का बोल रहा है कि 2F1 से परे होगा। क्या होगा? 2F1 से परे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए यही आपका है 2F1 से दूर यानी परे है। परे होगा तो कहाँ बनेगा? देखिए ऐसा प्रकाश चला, टकरा करके F2 से गया। अब देखिए प्रकाश चला, ऐसे चला, प्रकाशीय केंद्र से गुजर करने के बाद यहाँ आकर एक दूसरे को क्या किया? क्रॉस किया। यहाँ पर क्या किया? एक दूसरे को क्या करता है? यहाँ पर एक दूसरे को क्या करता है? क्रॉस करता है। तो यहीं पे इसकी क्या होती है? ये प्रतिबिंब बन रही है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे कि अगर बिंब कहाँ रखे हैं आप? 2F1 से परे रखे हैं तो कहाँ बना? F2 तथा 2F2 के बीच बना। ये F2 था, यदि आपका 2F2 है, इसी के बीच आपका बना है। वास्तविक तथा क्या बना है? उल्टा बना है। अब कहता है कि 2F1 पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे जी? 2F1 देखिए यहाँ पर, ये आपका है 2F1 यानी C पर रखा है। तो प्रकाश चला, टकराया, टकरा करके इसके फोकस से जा करके निकला। अब देखिए प्रकाशीय केंद्र से चल के आएगा, आने के बाद देखिए यदि आया और कहाँ बन गया? यदि कहाँ बन गया? तो बन गया आपका 2F2 पर, आपका यहाँ पर बन गया है। देखिए इसी बात की यहाँ पर बताया गया है। समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट में क्या बोल रहा है हम लोगों का कि F1 तथा 2F1 के बीच रखेगा। कहाँ रखेगा जी? यहाँ पर देखिए ये आपका बोला था कि ये आपका F1 है, इधर क्या आपका 2F1, इसी के बीच देखो यहाँ पर रखा है। तो प्रकाश गया, टकराया, फिर आपका F से होकर गुजर जाएगा। अभी इसे प्रकाशीय केंद्र से होकर से गुजारने के बाद यहाँ आकर क्रॉस करेंगे दूसरे को। क्रॉस करने के बाद ये कहाँ बनेगा? तो देखिए 2 देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये आपका दिख रहा है 2F2 के यहाँ देख रहे हैं बाद बन रहा है यानी परे बन रहा है। तो यही बोलेगा कि 2F2 के परे विवर्धित 12 वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और पांचवा पॉइंट हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो पांचवा पॉइंट थोड़ा हम लोग जूमिंग कर लेते हैं। तो पांचवा पॉइंट में क्या देख रहे हैं कि फोकस F1 पर कहाँ रखा है जी? फोकस देखिए यहाँ पर F1 पर रख दिया है वस्तु को। रखने के बाद क्या हो गया? देखिए प्रकाश चला, टकराया, टकरा के फोकस से निकला। अब देखिए प्रकाशीय केंद्र से देखिए ये प्रकाशीय केंद्र पर आया, आने के बाद ये देखिए समानांतर क्या हो रहा है? निकल जा रहा है यानी अनंत पर चला गया। कहाँ चला गया जी? अनंत पर। कहता है कि अगर फोकस F1 पर है तो कहाँ बन जाएगा? अनंत पर आपका बन जाएगा। कैसा बनेगा जी? आवर्धित, अत्यधिक विवर्धित, बहुत बड़ा बन जाएगा। वास्तविक तथा क्या हो जाएगा? उल्टा। अब छठा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। छठा पॉइंट के बारे में क्या बोल रहा है? तो छठा पॉइंट कह रहा है कि कहाँ रखिएगा जी? देखिए छठा में कह रहा है कि ये पर देखिए, यहाँ पर देखिए यही आपका बिंब है। क्या है जी? आपका यही AB तो देख रहे हैं, यही क्या आपका बिंब है। तो क्या हो गया? देखिए प्रकाश चला, ऐसे चला, टकरा गया, टकरा के ऐसे बढ़ गया। अब O से चला, देखिए चल के इधर आया है। तो इधर तक क्रॉस करने की कोई बात ही नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ दूसरे क्या करेगा? क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा? दूसरे को क्रॉस कर लेगा यहाँ पर। तो ये जो जिस साइड वस्तु को रखा गया उसी साइड बन गया। तो क्या बोलेंगे कि फोकस F1 तथा वक्रता प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखने पर जिस और बीम है लेंस की उसी ओर क्या उसका प्रतिबिंब भी बन गया। क्या बना? बड़ा बना है, आभासी तथा क्या बन गया? आपका सीधा बन गया। यही हम लोग 6 कंडीशन हम लोग क्लियर कर चुके। चलिए इसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि अवतल लेंस के किरण आरेख बनने के नियम। तो क्या बोलेंगे? बीम से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस की उसी स्थिति मुख्य फोकस के पर अभिसारित होती है। यहाँ पर देखिए प्रकाश चला, ऐसे चला, लेंस में प्रवेश किया, तो प्रवेश करके क्या ऐसे आपका निकल गया। तो उधर जाएगा तो कोई तो बनेगा ही नहीं। इधर के इधर क्रॉस करके कहाँ F पर मिलेगा? क्या मिलेगा? F1 पर आपका मिल जाएगा। इसी बात की चर्चा ऊपर किया गया था। फिर दूसरा पॉइंट कहता है
मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। ये बात हम लोग पहले जानते हैं। ये देखिए, ऐसे प्रकाश चला ना, देखिए चलने के बाद इसको ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जाएगा नहीं, ऐसे चल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? समानांतर आपका हो जाएगा। ये देखिए, ये कह रहा है कि मुख्य अक्ष समानांतर निकला, ऐसे निकल गया, टकरा कैसे जाना चाहिए था, लेकिन गया कैसे? ऐसे ऐसे। देखिए क्लीन कर लेते हैं। बोला था, कहता है कि मुख्य अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। देखिए ऐसे चला, ऐसे गया, ऐसे नहीं, ऐसे आना चाहिए था, ऐसे निकला। क्या निकल गया? समानांतर आपका निकल गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कहता है नेक्स्ट पॉइंट कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निकल जाती है। देखिए, लेंस के प्रकाशिक से कोई प्रकाश आएगा तो केंद्र से आया, फिर इसी दिशा में लौट जाए, बिना परिवर्तन के ही निकल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है, देखिए ध्यान से। कहता है कि बीम की विभिन्न स्थिति के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति आपेक्षिक साइज के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब का आपेक्षिक आकार, प्रतिबिंब की प्राकृतिक। ध्यान से देखिएगा। कहता है कि अनंत पर रखिएगा तो कहाँ बनेगा? फोकस के F1 पर बनेगा। अत्यधिक का बनेगा? छोटा बनेगा। आभासी तथा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। कहाँ रख रहे हैं जी? अनंत पर। कहाँ रख रहे हैं? अनंत पर। तो कहाँ बनने के बाद बोला, देखिए इधर जो वस्तु रखा गया है, कहाँ रखा गया है? अनंत पर रखा गया। इससे प्रकाश चला, देखिए चल रहा है, चल के आया, टकरा के इधर चला गया। इधर से प्रकाश आया, चला, इधर टकरा के इधर चला गया। तो इधर तो मिलने की, मैचिंग करने की कोई बातें नहीं है। तो क्या इसको पीछे की तरफ इधर बढ़ाएंगे, इसको ही पीछे की तरफ इधर बढ़ाएंगे तो कहाँ बनाएगा जी? F1 पर। कहाँ बनाएगा? F1 पर। क्या बनाएगा? तो अधिक छोटा तथा आभासी सीधा बनाएगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट हम लोग को कह रहा है कि अनंत तथा लेंस के केंद्र O के बीच होगा। तो O के बीच आपका होगा अनंत तथा लेंस। देखिए अनंत तथा यहाँ पर अधिक बताया गया है, कांची के बीच और लेंस। देखिए वो देख रहा है ना, ये यहीं पर रखा गया है, ये नहीं, सॉरी वो तो प्रतिबिंब है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनंत है, यहाँ पर आपका अनंत है और ये O के बीच यहाँ दिख रहा है, ये इसी को रखा गया है। प्रकाश चला, टकराया और बाहर की तरफ निकल गया। फिर O से आया, ऐसे आपका निकला। तो आगे की तरफ तो क्रॉस नहीं करेगा, तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ एक दूसरे को क्या करेगा? क्रॉस कर लेगा। तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा जी? F1 तथा O के बीच। F1 देख रहे हैं, ये F1 तथा यदि O के बीच आपका यहाँ पर बन रहा है। छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा, O के बीच आपका बन जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलिए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है आपका? अब खत्म के कगार पर हम लोग हैं। कहता है कि गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। तो क्या कहेंगे? लेंस के लिए हम गोलीय दर्पण जैसी ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंस में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से ली जाती है। वहाँ पर था मूल बिंदु से, यहाँ पर क्या था आपका? प्रकाशिक केंद्र से लिया जाता है। देखिए यहाँ पर लेस का मतलब होता है कम यानी घटाना। लेस का मतलब होता है कम यानी घटाना। तो लेंस के सूत्र में, दर्पण के सूत्र में अंतर आपका होगा केवल माइनस का। क्या होगा? केवल यहाँ आपका माइनस के चिन्ह का आपका अंतर होगा। क्या होगा जी? केवल आपके माइनस के चिन्ह का अंतर आपका यहाँ पर होगा। तो 1/v तो उसमें भी था, वहाँ पर था प्लस दर्पण में था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ आपका f था। क्या था? 1/ आपका f था। तो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर लेकिन क्या है? माइनस है। लेस यानी माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका लेंस का बन जाएगा। अब देखिए जी, हम लोग पढ़ते हैं आवर्धन। कहता है कि m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसको आप संकेत में क्या बोलेंगे? HI/HO। ठीक है। कहता है कि m बराबर v/u,
यानी V बटा U भी बोल सकते हैं, यानी M बराबर बोल सकते हैं HI बटा HO बराबर बोलेंगे V बटा U हम लोग कह सकते हैं। इसको पहले भी हम लोग कर लिए थे। अब अंतिम पॉइंट क्या कहता है, लेंस की क्षमता के बारे में बताइए। तो कहता है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। या तो उसको फैलाओ या उसको एक जगह इकट्ठा करो, इसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता बराबर बोल सकते हैं 1/f, यानी फोकस दूरी का उल्टा यानी 1/f। लेंस की क्षमता क्या होती है, 1/f होती है। क्लियर है। कहता है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। एक डायोप्टर बराबर हो जाता है 1 मीटर पर। अब देख कहते हैं कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या है, 1 मीटर है, यानी मीटर में होनी चाहिए। कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक यानी प्लस भी होती है, और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है आपकी माइनस भी। इसको पहले भी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का बाकी रह गया। क्या बोल रहा है कि अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, यानी एक प्रकाशिक यंत्र में कई लेंस लगे होते हैं, यानी मिला जुला लगे रहते हैं। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है, यानी एक संग कई लेंसों को मिलाना। संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता P उन लेंसों की पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय जो क्या हो जाएगा जी, P बराबर P1 + P2 + P3 डैश आपका बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ तक हम लोग का पार्ट क्या हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई। ये हम लोग का मैराथन क्लास था, जो क्या था, अध्याय आपका 10 था, 10वीं क्लास के लिए। ठीक है, यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं।